नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। आज डीएलएड कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट पर सुनवाई थी और जो ऑर्डर आया है वो आपको ग्रुप में भी बता दिया गया है, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको जानकारी देना जरूरी है कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट या अवमानना याचिका में क्या हुआ है। और आज मैंने सुबह की वीडियो में भी यह सूचना दी थी कि आज संभवतः कुछ ना हो पाए। इसके पीछे कारण यही था कि जो इस समय वर्तमान में एससीईआरटी डायरेक्टर हैं श्री गणेश सर, उनको इस बारे में सूचना नहीं थी कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट पड़ा हुआ है, क्योंकि ये नए अभी डायरेक्टर बने हैं। इससे पहले जो एससीईआरटी डायरेक्टर थे वो सरिता तिवारी मैम थी, उनके पास ये सूचना थी और 27 तारीख को वो इस पर स्पष्टीकरण दे सकती थी, लेकिन उससे पहले ही उनका रिटायरमेंट हो गया। तो कोर्ट के माध्यम से जो एससीईआरटी डायरेक्टर हैं उनको सूचना पहुंचानी थी और वो तभी हो पाता जब पहली या दूसरी कोई हियरिंग होती। तो आज 27 मई है, आज की डेट में ही डेट लगी हुई थी जिसमें स्पष्टीकरण देना था, लेकिन एससीईआरटी डायरेक्टर मैम रिटायर हो गई, जिसकी वजह से वो स्पष्टीकरण नहीं दे पाई। अब जो नए डायरेक्टर हैं उन्हें स्पष्टीकरण देना होगा, जिसके लिए उनके पास एक नोटिस भेजी जाएगी कोर्ट के माध्यम से, जो हमारे वकील हैं उनके माध्यम से, जिसके लिए कुछ और पैसों की ज़रूरत है, जिसके लगभग 5,000 रुपये उन्हें और देना होगा। मैंने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया जिसमें शीतल के नाम से किया गया, और कई वो गाइड हो रहा है या इंसान इधर उधर की बातें सुनकर मुझे कॉल कर रहा है और थोड़ी समस्याएं हो रही, जिसकी वजह से मैं यह वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको पूरा स्पष्ट कर दिया जाए कि डबल बेंच में जब केस हुआ तो उस समय शुरुआत में कोई भी पैसा नहीं जमा कर रहा था। ये यूँ कहें कि रजत के ग्रुप से कोई पैसा उस समय जमा नहीं हुआ। तो इसके लिए थोड़ी समस्या हुई कि डेट आने वाली थी और शुरुआत मैंने ही किया था इस केस के लिए, क्योंकि इससे पहले तो और केस हुए थे लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था। तो हमने सिद्धार्थ खरे सर से मिलकर इस केस को किया और अगले दिन रजत जुड़े हुए थे। तो मैं यही चाहता हूं कि समन्वय बनाकर सब चीज़ें हों जैसे कि पहले होती आ रही हैं, और मैं चाहता हूं कि मिसगाइड ना किया जाए किसी प्रशिक्षु को। मैं चाहता हूं कि सभी प्रशिक्षु को लाभ मिले जो भी हैं इस चीज़ से जुड़े हुए। मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं कि डबल बेंच में, सिंगल बेंच तक सब ठीक ठाक था, अपना अपना सब चीज़ें हुई, लेकिन डबल बेंच में जब मामला आया तो साक्षी के नाम से अपील हुआ था डबल बेंच में एससीईआरटी या पीएनपी के जो वकील थे उनके तरफ से। तो समस्या यहाँ पर ये हुई कि साक्षी के नाम से जो मुख्य पिटिशनर थे, क्योंकि सभी केस उसी में कनेक्ट हो गए थे, और साक्षी का जो केस था वो रजत के द्वारा किया गया था। हालांकि साक्षी जो पिटिशनर हैं वो मेरे ग्रुप की थी और इलाहाबाद की रहने वाली थी, इस वजह से रजत को उन्हें उनके तरफ दे दिया गया ताकि उनके पास भी कोई आसपास का कोई प्रशिक्षु रहे, ताकि कोई सूचना हो या कभी कोर्ट में काम पड़े तो वो जा सकें। और मेरे तरफ से बरेली से शीतल आई हुई थी, उनको मैंने याची अपने केस में बना दिया, जिसमें शीतल और 44 अदर था और उधर शीतल प्लस 51 अदर था और उधर साक्षी प्लस 77 अदर था। तो डबल बेंच में जब केस हुआ, अपील हुआ, तो उसमें साक्षी के नाम से अपील था। तो जो भी लाभ मिलता वो सभी प्रशिक्षु जितने भी याची थे, जितने भी केस थे, उनको सबको लाभ मिल जाता। ऐसे में मैं भी एक भी रुपए जमा नहीं करता, तब भी मेरे जो भी याची थे उनको लाभ मिल जाता। लेकिन मैंने ये सोचा कि दोनों तरफ से पैसे जमा हो जाएं तो ये एक एक के ऊपर बर्डन नहीं आएगा और चीज़ें हो जाएंगी। क्योंकि मैंने शुरुआत करी थी तो मैं चाहता था कि इसको अच्छे से आगे भी डील किया जाए, ये ना हो कि प्रशिक्षुओं को इसका नुकसान उठाना पड़ जाए। तो डबल बेंच में अभी दूसरी तरफ से एक भी रुपए जमा नहीं किया जा रहा था, ग्रुप में कोई भी ऐसी बात नहीं हो रही थी जिससे पैसा जमा हो पाए, और उधर डबल बेंच में डेट भी आने वाली थी। तो ऐसे में मैंने खुद वकील साहब से बात करी, कही कि आप केस में आगे की फाइल बढ़ाइए, और रातों रात उन्होंने ये चीज़ें करी। और ये भी बात सामने आई कि दूसरी तरफ से अभी एक भी पैसा नहीं जमा किया गया है डबल बेंच में। तब मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि अभी मेरे पास भी जितना अमाउंट हुआ है वो मैं जमा कर रहा हूँ। उस समय मेरे पास 45,000 जमा हुआ था और डबल बेंच के लिए मैंने जमा किया और कहा कि आप विश्वास करके आगे केस बढ़ाइए, मैं जैसे जैसे पैसा होता रहेगा मैं भी जमा करूँगा, उधर से भी पैसा जमा होता रहेगा। ये सब चीज़ें हो गई और 50-50% दोनों लोग को जमा करना था, ऐसी बातें हो गई। तो 45,000 रुपये मैंने जब शुरुआत में जमा किया तब डबल बेंच का केस आगे बढ़ा। और ये बात अगर झूठ निकले तो जिस थाली में कुत्ता खाता होगा उस थाली में मैं
खाने के लिए तैयार हूँ। चाहे स्क्रीनशॉट के माध्यम से डेट भी देखा जा सकता है कि डबल बेंच का केस कब हुआ, उसके बाद पेमेंट किसने पहले किया डबल बेंच के लिए, उसका डेट भी है, वो सब चीज़ें देख सकता है आदमी। और इसको अगर आप देखना भी चाहें, प्रूफ करना चाहें, या आप अपना स्वयं देखना चाहें तो मुझसे उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो 1 लाख के ऊपर अभी तक मैंने डबल बेंच में भी जमा किया। काउंटर फाइल के लिए मैं खुद गया जब कोई स्टूडेंट नहीं गया, रजत के ग्रुप से कोई वहाँ नहीं पहुँचा कि काउंटर फाइल में एक पैरोकार या एक प्रशिक्षु याची जो हो उसे जाना पड़ता है, फ़ोटो खिंचाना पड़ता है, उसके लिए कोई नहीं गया। तो फिर मैं गया वहाँ पर फ़ोटो खिंचाया पैरोकार के तौर पर, और वहाँ पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की फ़ीस भी जमा करी। फिर जब पैरोकार बना और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट नहीं, जो डबल बेंच का है वो काउंटर फाइल जमा वहाँ होना था, काउंटर फाइल के लिए वहाँ पैरोकार के रूप में मैं गया। चूँकि डबल बेंच में फाइनल फैसला होने से पहले काउंटर फाइल जमा करना जरूरी था, इसलिए वो चीज़ें, उसकी पैसा जमा हो गया, उसका पैरोकार के रूप में मैंने फ़ोटो भी खिंचाई। उसके बाद 7 दिन बाद ये सब चीज़ें हुई। मैंने कहा कि मैं काउंटर फाइल के लिए वो डबल बेंच के काउंटर फाइल के लिए गया था, तो उधर से कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के लिए कोई चला जाए तो चीज़ें बराबर चीज़ें हो जाए। लेकिन उधर से रजत साक्षी से बात की है, लेकिन साक्षी के पास मैंने भी बात किया तो वो उसके पास जो कोर्ट आर्डर के साथ जो प्रत्यावेदन जमा हुआ था वो उसके पास था नहीं, खो गया था, मिल नहीं रहा था। तो साक्षी के केस में जितने याचित थे उसमें से कोई एक प्रशिक्षु जा सकता था और वहाँ पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कर सकता था, लेकिन कोई नहीं गया। फिर मैंने सोचा कि कोई नहीं जा रहा, चलो मैं ही जा रहा हूँ। फिर मैंने उसकी जिम्मेदारी ली और मैं फिर शीतल लगभग 500-600 किलोमीटर बरेली से आगे बहेड़ी पड़ता है, वहाँ से आई, लखनऊ में मिली, और फिर लखनऊ से हम भी अपने वहाँ से लखनऊ गए और फिर लखनऊ से इलाहाबाद पहुँचे और फिर वहाँ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया। और मुझे वहीं पर पैसा मैंने जमा कर दिया, स्टूडेंट से लेने से पहले पैसा जमा कर दिया। जो पैसा जमा हुआ उसके बाद भी 1500 रुपये और लगे थे बीच में। उसके बाद ये हुआ कि चलो स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं, ठीक है, मैंने ये सोचा कि अपने तरफ से कर देते हैं। मैंने ग्रुप में भी पूछा कि शीतल के केस में हो या साक्षी के कोई भी प्रशिक्षु हों वो आ जाएं और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कर लें, लेकिन कोई नहीं आया। तो जब हमें मजबूरी में जाना पड़ा, मैं खुद इतनी दूर से गया और शीतल भी आई वहाँ पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के लिए, तो हमें वहाँ पर जाना पड़ा। अब लड़की थी तो अकेले उनको भेज नहीं सकते थे, और सब जानते हैं ग्रुप में किस तरीके से मैं सबके साथ ट्रीट करता हूँ, हर समय कदम से कदम मिलाकर चलता हूँ। किसी के ऊपर कोई ऐसा नहीं है, मेरे ऊपर कोई ऐसा आरोप लगा हो कि मैं साथ में गया और मैं अलग निकल गया और किसी का साथ नहीं दिया। सबके साथ एक गार्जियन के तौर पर, एक अभिभावक के तौर पर मैं हमेशा खड़ा रहा। वहाँ पर फिर कुछ नहीं, यही हुआ कि मुझे यही था अनुमान कि अब एक भी रुपये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में नहीं लगेगा। लेकिन आज जब वकील साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो गणेश सर हैं उनको नोटिस भेजनी है, उसके लिए पैसा खर्च होता है, रजिस्ट्री करनी पड़ती है, तो उसके लिए 5000 रुपये उन्होंने कहा। तो यही था कि मैंने तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के लिए इतना दूर तक सफ़र किया, शीतल भी आई, वो भी सफ़र की, और पैसे भी जमा हुए। तो अगर ऑनलाइन पैसे भेजना होता तो आसानी थी एक तरीके से, लेकिन वहाँ पर जाना भी आवश्यक था। अब जब डबल बेंच में आधा आधा था तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में ये ना कहा जाए कि ये जिम्मेदारी लिए थे यही पैसा दें। इस तरीके से आपके केस पर अपील हुआ है डबल बेंच में, तो हम तो यही 1.5 लाख रुपए की बात जो भी है डबल बेंच में पैसे देने की, वो फिर मैं क्यों देता, मैं कह देता आपके केस में अपील हुआ है, आप पैसा जमा करो, सब है ना बात। लेकिन मैं चाहता था कि मैं शुरुआत किया हूँ तो मैं हर तरीके से साथ देता रहूँ। यहाँ पर 5000 रुपये देने की बात आई तो पीछे आदमी हटने लगा। मैंने कहा जिस तरीके से 40-40 रुपये मैंने जमा किए, जिसमें से 60-65 लोग जमा किए थे, फिर भी मैं अपने तरफ से वो पैसा जमा किया था कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में। तो 5000 इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं है जिसके लिए इतना मुझे समझाना पड़ रहा है। कोर्ट वो अभी 3 दिन का समय है कोर्ट बंद होने में, तो मैं ये चाहता हूँ कि स्वेच्छा से अच्छे से जो पैसा जमा हो, 30 रुपये, 20 रुपये, जितने स्टूडेंट हैं उस हिसाब से आप पैसे जमा करें। ये भी ना हो कि किसी के ऊपर ज़्यादा लगे। 40-40 मैंने जमा किए थे, हालांकि सब स्टूडेंट नहीं जमा कर दिए थे, जिसकी वजह से मुझे अपने पास से जमा करना पड़ा था। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप अपने ग्रुप में ये बात कहें और 40 रुपये हो, 30 रुपये हो या 50 रुपये हो, ये जमा करा कर आप जमा कर दें, तो ये ज़्यादा उचित रहेगा।
एक ही ऊपर ये ना कहें कि जिम्मेदारी लिए थे तो जिम्मेदारी निभाएं। आपकी भी जिम्मेदारी है, तो आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे ना हटिए। हम हर समय दौड़ते रहें, भागते रहें और सब चीज़ करते रहें और फिर ये मिसगाइड करा जाए कि अरे धरना दिया गया, मंत्री वहाँ गया, सब फालतू चीज़ें थी। तो भैया, सरकार से लड़ना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। 1 साल तक धरना जब दिए हैं किसान लोग दिल्ली में, तब जाके उनके बिल वापस हुए थे। ये नहीं कि एक दिन पहुँचे और सब चीज़ें हो जाएंगी। हम प्रयास किए, हमारे स्टूडेंट, आपके ग्रुप के भी कई प्रशिक्षु आए, भी प्रयास किया। बिना प्रयास किए कुछ नहीं होता है। हमने प्रयास किया, सफल होंगे नहीं होंगे वो अलग की बात है, लेकिन ये तो दुख नहीं रहेगा कि हमने प्रयास नहीं किया। और ईश्वर उन्हीं की ही सुनता है जो मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है आगे। 15 जुलाई तक हो सकता है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट पर स्पष्टीकरण आ जाए, उसके बाद ही डबल बेंच पर कोई भी चीज़ें होंगी, ऐसा वकील साहब का भी कहना है। तो ये पैसा जमा करा दीजिए आप, ये ज़्यादा सही रहेगा। और बाकी किसी तरीके का प्रूफ चाहिए, हमारे ग्रुप में आपके भी स्टूडेंट जुड़े होंगे, सारे स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं डेट टू डेट कि इस डेट से कितने पैसे जमा हुए हैं। वो ग्रुप में इस पारदर्शी तरीके से पड़ा हुआ है, कोई भी जोड़ सकता है। बैठिए देखिए कितने रुपए जमा हुए हैं, वो पूरा स्पष्ट है। और मेरे ग्रुप में एक महिला प्रशिक्षु ने भी सर्वे किया था, जिन्होंने भी डबल बेंच में पैसा जमा किया है। उसका एक अलग ग्रुप है, डबल बेंच में याची। उसमें जो भी प्रशिक्षु हैं उन्होंने सर्वे किया, उसमें सभी ने वोट दिया कि कितने रुपए कितने लोग जमा किए हैं। तो ऐसे पारदर्शी तरीके से सब चीज़ें हुई। अगर मुझे थोड़ा भी ये रहता कि मैं ज़्यादा पैसा ले लिया हूँ तो वो मैसेज मैं ग्रुप में पढ़ने ही नहीं देता, डिलीट कर देता। लेकिन ये सब चीज़ें हुई और ये एक तरीके से मुझे अभिमान है कि पारदर्शी तरीके से डबल बेंच में जो भी चीज़ें हुई हैं वो सब चीज़ें हुई हैं और सब देख भी रहे हैं। कितना अमाउंट जमा हुआ, स्क्रीनशॉट भी पड़ जाता है ग्रुप में। तो इस तरीके से सब चीज़ें हुई हैं। और बाकी जो स्टे रिजल्ट वाले हैं वो भी बस ये है, IGRS RTI ये आप करिए, अभी यही आपके पास माध्यम है। क्योंकि अभी CRT या PNP के द्वारा यही कहना है कि जब तक केस फाइनल नहीं हो जाएगा तब तक कुछ नहीं होगा। हालांकि आपके द्वारा मतलब कोर्ट जो 4 चांस पाए हुए थे, जो पास थे, उनके द्वारा कोई केस नहीं किया गया है जिसके द्वारा कोर्ट में स्टे लगा हुआ हो। फर्स्ट बेंच में स्टे जरूर था, लेकिन फर्स्ट बेंच में मामला खत्म हो गया तो स्टे भी खत्म हो गया। यही चीज़ें हैं स्पष्ट। लेकिन आप IGRS RTI के माध्यम से आप सूचना प्राप्त करें कि क्यों नहीं आपका रिजल्ट दिया जा रहा है। मैटर चाहिए 7755559930 पर आप मैटर ले सकते हैं कि कैसे आपको RTI लिखना है, एप्लीकेशन कैसे लिखना है, या IGRS में आपको एप्लीकेशन, आपको अपना मैटर कैसे लिखना है, बताना है। तो ये चीज़ें हैं। रही बात नए याची के लिए, थोड़ा सा समस्या हो सकता है कि आपको मौका ना मिल पाए। और जो याची बिल्कुल ही नहीं है फिर भी वो इंतज़ार कर रहे हैं, उनसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि वो 1% ही मान के चले, उन्हें लाभ मिल सकता है। क्योंकि बहुत मुश्किल है कि उन्हें लाभ मिल पाए। और मैं मंत्री के पास इसलिए धरना देता था या जाता था, वहाँ पर निवेदन करता था, ताकि मंत्री अगर चाहेगा तो सब चीज़ें हो जाएंगी। क्योंकि अधिकारी मंत्री के अंडर में कार्य करते हैं। तो वहाँ पर भीड़ आई ही नहीं, दूसरे तरफ से कोई भी मेहनत नहीं किया गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन मेरा एप्लीकेशन यही था उस समय कि जितने भी याची हैं, गैर याची हैं, सबको मौका मिले। क्योंकि कोर्ट के द्वारा केवल और केवल याची को ही लाभ मिलता है, ये कई बार मैं कहते आ रहा हूँ। तो जो याची नहीं है वो कोई अदर भी जरिया अपना बनाए रखें, इस पर डिपेंड बिल्कुल ना रहें। जो याची हैं वो थोड़ा बहुत डिपेंड जरूर रहें। और साथ ही साथ अगर कुछ और करना है तो आप कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं। अभी जब तक हमारे हाथ में सब चीज़ें आ नहीं जाती हैं तब तक हम बिल्कुल ही निश्चिंत ना रहें। बस ये चीज़ें आपको डाउट क्लियर करना ज़रूरी है। याची बनने वाले जो परेशान हैं, मैं नहीं चाहता था याची अब बनाऊं, लेकिन जो इतना दौड़ भाग कर रहे हैं, अभी रिसेंटली में ही मैंने एक डाक के द्वारा गणेश सर को लेटर भेजना था और मैं अभी व्यस्त हूँ। सर्विस इंजीनियर हूँ। ये हेलमेट आप देख सकते हैं, ये रूम गेस्ट रूम है, गेस्ट हाउस है। अभी मनकापुर चीनी मिल में मैं हूँ और मैं एक सर्विस इंजीनियर भी हूँ और काफ़ी सालों से हूँ, 6-7 साल से मैं ये जॉब भी कर रहा हूँ पार्ट टाइम के तौर पर। गर्मियों में करता हूँ, बाकी उस समय हम पढ़ाई जब तक छुट्टी है तो इधर भी होता है, उधर अपनी पढ़ाई का कार्य होता है, पढ़ाने का भी कार्य होता है। तो इस तरीके से व्यस्तता, हमेशा मैं अपने आप को व्यस्त रखता हूँ। बाकी जो भी जानकारी चाहिए, जो भी
वो चीज़ें हैं। मैं ये बस स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं अब जितनी भी आलोचनाएं हैं उनसे मुझे फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है। आप ज़रूर वो जमा कर दीजिएगा, सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं अब स्टूडेंट के द्वारा पैसा ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का नहीं जमा करने जा रहा हूँ। आपकी जिम्मेदारी है, आप भी जमा करें, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं। नहीं जुड़े हुए होते तो मैं किसी तरह भी करके कर देता, लेकिन जब मैं डबल बेंच में आधा आधा दे सकता हूँ इतना बड़ा अमाउंट, क्योंकि आपके केस पर अपील था, मैं भी ये मना करके डिनाई करके निकल लेता तो केस ही नहीं हो पाता। और केस डबल बेंच में मैं पैसे की शुरुआत भी नहीं करता तो भी शायद नहीं ये डबल बेंच चल रहा होता और ख़त्म हो जाता मामला वहीं पर। तो थोड़ा सोच समझ के चीज़ें करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आपके विवेक के ऊपर है, आपको क्या करना है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।